प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं आपके साथ जितेंद्र सैनी। आज हम बात करेंगे RT 2009 के चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है, कौन कौन सी धाराएं हैं और उनमें कौन कौन सी बातें की गई हैं। बात करें, अध्याय का नाम है विद्यालय एवं शिक्षकों की कर्तव्य, कार्य व अधिकार। धारा 12 से लेकर के 28 तक की धाराएं अध्याय 4 में आती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा धाराएं इसी अध्याय में हैं। अब हम धाराओं की बात करें तो धारा 12 की बात करें तो धारा 12 क्या कहती है कि 25% बालक सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये बात RTE 2009 की धारा 12 कहती है। क्या कहती है कि चाहे सरकारी विद्यालय हो और चाहे गैर सरकारी विद्यालय हो, वहाँ पर उनको 25% सीटें रिक्त रखनी ही होंगी। मान लीजिए प्रथम कक्षा में उनके पास 100 एडमिशन है तो 100 में से 25 एडमिशन उनको फ्री करने पड़ेंगे। और फ्री क्यों कर रहे हैं? वो RT 2009 की धारा 12 की अनुपालना कर रहे हैं। कई बार आप देखते हैं कि कई परिवार वालों को प्रलोभन दिया जाता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हम कर लेते हैं और किसी भी प्रकार की फीस आपसे नहीं देंगे, किताबें भी हम देंगे, ड्रेस भी हम देंगे, या हमें कहें सभी प्रकार की जो भी पाठ्य पुस्तक है, साहित्य सामग्री है, उनकी जिम्मेदारी हमारी। आप केवल एडमिशन करवा लीजिए, हम बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। वो फ्री नहीं पढ़ाते, गवर्नमेंट फ्री पढ़वाती है, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। वो तो बिल बना कर देते हैं कि इस बच्चे की फीस है 12,000 रुपये, और वो 12,000 रुपये राज्य सरकार से प्राप्त कर लेते हैं और एहसान हम पर थोपते हैं कि हमने बच्चों को फ्री पढ़ाया। तो इसलिए आप एक जिम्मेदार गार्जियन होकर के इन धाराओं को ध्यान से सुने और अपने जीवन में इनको उतारने की कोशिश करें। कभी भी दबाव महसूस न करें कि विद्यालय वाले फ्री पढ़ा रहे हैं। नहीं, राज्य सरकार उनको पैसा दे रही है। किसके लिए? गरीब बच्चों के लिए, जो BPL बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है इसमें। अब बात करते हैं हम धारा 13 की बात करें। धारा 13 ये वित्तीय प्रबंध की बात करती है कि जो ही 25% बालक पढ़ेंगे उनका पैसा किस प्रकार से दिया जाएगा। तो उसका अनुपात की बात करें, वित्तीय अनुपात की बात करें तो वित्तीय अनुपात है 65:35। ये अनुपात है। 65% गवर्नमेंट सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 35% स्टेट गवर्नमेंट वित्त देगी। अब इसमें रिपोर्ट आई है एक नई, उसमें बात हो रही है 60-40 की बात हो रही है। अगर बात करें नवीन संशोधन की बात करें तो वहां पर जो अनुपात है वो 60:40 है, लेकिन ये लागू अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करें हम अगली धारा की, धारा 14। धारा 14 क्या कहती है? आयु प्रमाण पत्र। धारा 14 ये कहती है कि किसी भी बालक का एडमिशन
बिना किसी आयु प्रमाण पत्र के नहीं हो सकता, लेकिन शर्त रखी है उसने। क्या शर्त रखी है? अगर उसके पास ये 3 कंडीशन है तो उसका आयु प्रमाण पत्र मान्य है। कौन कौन से? अगर उसने बनवा लिया प्रमाण पत्र तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो उनको 3 कंडीशन दी गई हैं, उनकी पालना उसको करनी होगी। किसको? गार्जियन को। नंबर 1, माता पिता शपथ पत्र देंगे कि मेरे बच्चे की जन्म तिथि यह है। दूसरा, जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ की कोई पर्ची या स्लिप होगी जहाँ पर उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी कि इस बालक का जन्म इस अस्पताल में हुआ, अमुक तारीख को हुआ। अगर ये भी उनके पास है तो वो एक जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर पास की किसी आंगनबाड़ी केंद्र में उसका नामांकन करवा दिया गया और वहाँ पर अगर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखवाई गई है तो वह भी क्या होगी? मान्य होगी। इस प्रकार से धारा 14 ये कहती है, आयु प्रमाण पत्र की बात करती है, किसी भी बालक का एडमिशन बिना किसी आयु प्रमाण पत्र के एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुदरत खास्ता उसके पास नहीं भी है तो इस प्रकार से 3 कंडीशन मैंने अभी बताई, उनके आधार पर उनका एडमिशन लिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम धारा 15। धारा 15 बात करती है प्रवेश प्रक्रिया। धारा 15 में कहा गया है कि जब प्रवेशोत्सव मनाया जाता है उसके दौरान तो एडमिशन होते ही होते हैं। अगर संयोग से डेट, जैसे 15 जुलाई एडमिशन की डेट है और ये डेट निकल गई और बच्चा बाद में एडमिशन के लिए आया है तो भी उसको विद्यालय के अंदर एडमिशन देना ही होगा। डेट निकलने के 6 महीने बाद तक बच्चे का एडमिशन किया जा सकता है। ये बात कहती है धारा 15। अब बात करें धारा 16। धारा 16 क्या कहती है? किसी भी बालक को फेल नहीं कर सकते। फेल नहीं करना इंपॉर्टेंट। धारा 16 की ये कहती है कि कोई भी शिक्षक या विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर 8 तक किसी भी बालक को क्या नहीं कर सकती? अनुत्तीर्ण नहीं कर सकती। किसी भी बालक को फेल नहीं कर सकती। ये धारा 16 में कहती है। अब बात करें धारा 17। धारा 17 क्या कहती है? बालक को मानसिक व शारीरिक दंड का निषेध। धारा 17 ये कहती है कि आप किसी भी बालक को मानसिक और शारीरिक दंड नहीं दे सकते। किसी भी बालक की आप पिटाई नहीं कर सकते। अगर किसी बालक की पिटाई कर दी और अगर ये साबित हो गया कि इस टीचर ने इस बच्चे की पिटाई की तो जरूर उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बात करेंगे मानसिक दंड। मानसिक दंड का मतलब ये है कि कई बार टीचर ये कह सकता है तुम्हारे माता पिता ऐसे हैं, तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, तुम तो होते ऐसे हो, है ना। इस प्रकार की बातें नहीं कह सकते। तू छोटा है, तू लंबा है, तू काला है, तू पीला है। इस प्रकार के उदाहरण दे करके और बच्चों को मानसिक रूप से पजल करना, मानसिक रूप से उनको टॉर्चर करना, ऐसा नहीं कर सकता। वर्तमान में बालक के लिए ये 2 अधिकार बहुत ही विटो पावर जैसे काम करते हैं और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मुझे फेल आप कर ही नहीं सकते। फेल करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि बच्चे अगर खाली कॉपी छोड़ दिया तो पास कर दिया। बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि वह
जरूर किसी न किसी एग्जाम में लिखे, उसके प्रति उसकी रुचि बढ़े, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। चलो बात करते हैं धारा 18। धारा 18 कहती है विद्यालय की मान्यता। धारा 18 कहती है कोई भी विद्यालय गैर मान्यता के नहीं चल सकता। अगर उसने बिना मान्यता के भी विद्यालय चला रहा है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर बिना मान्यता की विद्यालय चला रहा है और वो पकड़ा गया, उसकी जांच हो गई और उसमें साबित हो गया कि वास्तव में इसके पास मान्यता नहीं है और एक क्लासें चला रहा है, तो डायरेक्ट 1 लाख रुपये का जुर्माना लगता है। उसके बाद में भी अगर फिर से वो चला रहा है तो फिर 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि धारा 18 यह प्रावधान करती है कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकता। अब बात करें धारा 19। धारा 19 विद्यालय के मान व मापक। मान व मापक धारा 19 कहती है कि विद्यालय के अंतर्गत जो मान और मापक हैं, वह मान और मापक क्या क्या होंगे उसकी बात करें तो वो कौन से आएंगे। जैसे मान लीजिए बात करें हम प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय की, इसकी बात करें प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो अगर एक दिन में शिक्षण की बात करें कि एक प्राथमिक विद्यालय अगर एक दिन की बात न करें कि एक सप्ताह में शिक्षण के घंटे, तो हम सामान्य जानते हैं कि 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे, वो भी तैयारी सहित। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। हम बात ये करें एक वर्ष में शिक्षण दिन, एक वर्ष में शिक्षण, एक वर्ष में कितने शिक्षण करवाए जाते हैं, एक वर्ष में कितने शिक्षण के दिन होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो आएगा 200 दिन। कितना आएगा? 200। कितने दिन आएगा? 200 दिन आएगा। एक वर्ष में शिक्षण के दिन। अगर हम बात करें एक वर्ष में शिक्षण के घंटे, तो कितने घंटे आएंगे? 800 घंटे आएंगे। कितने घंटे आएंगे? 800। ये बात हो रही है प्राथमिक विद्यालय की। अब बात करें हम उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो एक सप्ताह में शिक्षण घंटे, एक सप्ताह में शिक्षण घंटे तो 48 घंटे आएंगे। अगर हम बात करें
एक वर्ष में शिक्षण दिन की बात करें तो कितने आएंगे? 220 दिन आएंगे। अगर एक वर्ष में शिक्षण घंटे वो आएंगे 1000। कितने आएंगे? 1000 घंटे। हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर धारा 19 विद्यालय के मान और मापक की बात करती है, जैसे अगर प्राथमिक विद्यालय, तो उस प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षक के घंटे होंगे 45 घंटे, वो भी कौन से? तैयारी सहित होंगे। एक वर्ष में शिक्षण दिनों की बात करें तो 200 दिन होंगे। अगर एक वर्ष में शिक्षण के घंटों की बात करें तो वो घंटे होंगे 800 घंटे। कितने होंगे? 800 घंटे। ये तो बात है प्राथमिक की। अब बात करें उच्च प्राथमिक की, तो उच्च प्राथमिक में एक सप्ताह में शिक्षण के घंटे होंगे 48 घंटे, वो भी तैयारी सहित। एक वर्ष में शिक्षण के दिन होंगे 220 दिन और एक वर्ष में शिक्षण के घंटे होंगे 1000 घंटे। ये बात कहती है धारा 19। ये बात कह रही है धारा 19 कह रही है। अब हम आगे बात करें धारा 20 की बात करें कि धारा 20 क्या कहती है। धारा 20 में अनुसूची का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? अनुसूची का। हमें मालूम है कि हमारे आरटी 2000 में एक अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? एक अनुसूची है और उस अनुसूची में जो भी संशोधन होगा या जो कुछ भी जोड़ा जाएगा वह धारा जो भी जोड़ा जाएगा वह धारा 20 में जोड़ा जाएगा और केवल केंद्र सरकार उस अनुसूची में परिवर्तन कर सकती है। अब बात करें धारा 21 की बात करें तो ये विद्यालय प्रबंध समिति की बात करती है। विद्यालय प्रबंध समिति की बात करती है कि एक विद्यालय प्रबंध समिति होगी। धारा 22 कहती है कि एक विद्यालय विकास समिति होगी। क्या होगी? एक विद्यालय विकास समिति होगी। धारा 23 कहती है शिक्षक की योग्यता एवं कर्तव्य की बात करती है। योग्यता मतलब ये है कि जिस प्रकार से अगर एक थर्ड ग्रेड टीचर बन रहा है तो उसके लिए टेट या रिट की जरूरी है। अगर उसके पास रिट क्लियर नहीं है तो शिक्षक बन नहीं सकता। अगर वो बीएड नहीं है तो नहीं बन सकता। अगर एसएससी कंप्लीट नहीं की है तो भी टीचर नहीं बन सकता। कहने का मतलब है कि सरकार ने जो योग्यताएं निर्धारित की हैं या जो शर्तें बनाई हैं उनकी उसकी पालना करनी होगी। अगर बात करें आगे धारा 24 शिक्षक की कर्तव्य यदि यहाँ पर आएगा शर्तें। शिक्षक के कर्तव्य एवं शिकायतें कि जिस प्रकार से धारा 24 कहती है कि शिक्षक के कुछ ना कुछ कर्तव्य हैं, जैसे समय पर विद्यालय में आना, समय पर विद्यालय का पाठ्यक्रम पूरा करना, छात्रों के साथ अंतर संबंध बनाना, छात्रों को समय समय पर जागरूक करना, उचित वातावरण बनाना, समय समय पर उनको खेल खिलाना, समय समय पर समसामयिक प्रतियोगिताएं करवाना, समय समय पर उनका मूल्यांकन करना, ये शिक्षक के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। बात रही शिकायतें। शिकायत का मतलब ये होता है कि बच्चों को किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो उच्च अधिकारी है या जैसे उनका एचएम है उनसे जाकर के वे कहेंगे कि मेरी शिकायत ये सर इसकी इस शिकायत का क्या होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए। ये बात कहती है धारा 24। इसके बाद में
धारा 25 धारा 25 शिक्षक छात्र अनुपात की बात करती है। शिक्षक छात्र अनुपात की बात करती है कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होंगे। बात करें अगर 30 छात्र हैं तो 1 शिक्षक होगा। अगर 30 छात्र हैं तो शिक्षक 1 होगा। अगर 31 से 60 तक हैं तो 2 शिक्षक होंगे। अगर 61 से 90 हैं तो 3 शिक्षक होंगे। और 91 से 120 हैं तो 4 शिक्षक होंगे। और अगर 121 से 200 तक हैं तो 5 शिक्षक होंगे। और प्लस होगा HM, एक प्रधानाध्यापक होगा। इसके बाद में बात करें हम कि जो अगर 1 से 5 वाले विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, कौन सी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, तो वहां पर जो अनुपात है वह अनुपात होगा 1:35। अगर 6 से लेकर 8 तक है उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय 1:40 होगा। अगर हम बात करें कि जो वर्तमान में मॉडल स्कूल है, कौन सी स्कूल है, मॉडल स्कूल, इन मॉडल स्कूल का जो अनुपात है वो अनुपात है 1:40। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इन अनुपातों में सर्वश्रेष्ठ अनुपात कौन सा होता है, एक शिक्षक और छात्र अनुपात का सर्वश्रेष्ठ अनुपात, किसकी बात हो रही है, सर्वश्रेष्ठ अनुपात की बात हो रही है। तो सर्वश्रेष्ठ अनुपात होगा 1:25, 25 छात्रों पर 1 टीचर। वह अनुपात क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ अनुपात होता है। अब हम बात करें आगे धारा 26 की बात करें कि धारा 26 क्या कहती है। धारा 26 रिक्त पदों को भरना। देखिए आरटी की धारा 26 से कहती है कि एक विद्यालय में कितने पद रिक्त हो सकते हैं और जितने पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों को कितने समय के अंतर्गत राज्य सरकार उन पदों को भरेगी। उसके लिए इसमें कुछ मापदंड दिए गए हैं। क्या मापदंड है कि अगर पद खाली है तो उन पदों को 3 वर्ष के अंतर्गत, कितने वर्ष के अंतर्गत, 3 वर्ष के अंतर्गत उन पदों को क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। और किसी भी विद्यालय में केवल 10% रिक्त पद रह सकते हैं, 10% रिक्त पद रह सकते हैं। यह हमें ध्यान में रखना है कि धारा 26 से कहती है कि अगर किसी विद्यालय में रिक्त पद हैं तो उन रिक्त पदों की पूर्ति राज्य सरकार 3 वर्ष के अंतर्गत करेगी। और किसी भी विद्यालय में केवल 10% पद ही खाली रह सकते हैं। इसका मतलब है कि एक विद्यालय में अगर 10 टीचर हैं तो वहाँ पर केवल 1 टीचर का पद रिक्त हो सकता है। 9 टीचर वहाँ पर रहने कंपलसरी है। अगर उनसे ज़्यादा टीचरों की कमी है तो राज्य सरकार 3 वर्ष के अंतर्गत वहाँ पर टीचरों के पद भरेगी। ये बात कहती है धारा 26। बात करें धारा 27। धारा 27 ये कहती है गैर शैक्षणिक कार्यों में, गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं, गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं। इसका मतलब यह है कि जो अध्यापक हैं उनकी ड्यूटी केवल शैक्षणिक कार्यों में लगाई जाएगी। किन में लगाई जाएगी, शैक्षणिक कार्यों में ही लगाई जाएगी।
ऐसे नहीं है जैसे प्लस पोलियो में ड्यूटी लगा दी, किसी और अन्य कार्य में ड्यूटी लगा दी, तो वहां पर शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन इसमें भी शर्त है। क्या शर्त है? कि अगर आपदा के समय कोई आपदा आ गई, कोई महामारी आ गई, ठीक है, तो उस समय इन शिक्षकों की ड्यूटी वहां पर लगाई जाएगी, इनसे कोई कार्य करवा सकते हैं। इसके अलावा जनगणना के अंतर्गत इनको लगाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें चुनाव, क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है और उनको उन ड्यूटी की पालना करनी होगी। अगर नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। धारा 28 इस अध्याय की अंतिम धारा है। 28 क्या कहती है? शिक्षक बालकों को ट्यूशन नहीं करवा सकता, ट्यूशन नहीं करवा सकता। धारा 28 शिक्षकों को पाबंद करती है कि किसी भी बालक को आप अपने घर पर बुला करके या उनसे अतिरिक्त पैसा लेकर के शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते। अर्थात जो ट्यूशन करवाते हैं, जो बच्चे क्लास लेते हैं, तो शिक्षक उनसे कोई पैसा वहन नहीं कर सकता। ऐसा कार्य करना गैर कानूनी कहलाता है। तो हमने आज अध्याय 4 के अंतर्गत आने वाली धाराओं का अध्ययन किया है। एक बार मैं विशेष दृष्टि से आपको सुना दूं कौन कौन सी धाराएं क्या क्या कहती हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धारा 12 25% सीटें होती हैं, उनकी बात करती है। धारा 13 वित्तीय प्रबंधन की बात करती है। धारा 14 आयु प्रमाण पत्र की बात करती है। धारा 15 प्रवेश प्रक्रिया की बात करती है। धारा 16 ये कहती है कि किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता। धारा 17 ये कहती है कि आप किसी भी बालक को मानसिक और शारीरिक दंड नहीं दे सकते। धारा 18 ये कहती है कि कोई भी विद्यालय बगैर मान्यता के नहीं चलाया जा सकता। अगर फिर भी कोई विद्यालय चलाता है तो उस पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा और जब तक वह मान्यता प्राप्त नहीं करता है तब तक प्रतिदिन 10,000 के हिसाब से उस पर जुर्माना लगा रहेगा। धारा 19 से कहती है कि विद्यालय के मान और मापक क्या होंगे। जैसे प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो 1 सप्ताह के अंदर कम से कम 45 घंटे शिक्षण कार्य होगा। 1 वर्ष के अंदर 200 दिन विद्यालय लगेंगे और 1 वर्ष के अंदर 800 घंटे शैक्षणिक कार्य होगा। उच्च प्राथमिक की बात करें तो 1 सप्ताह के अंदर 48 घंटे होंगे और 1 वर्ष जो शिक्षण दिवस है वो 220 होंगे और जो शैक्षणिक घंटे होंगे 1000 होंगे। ये बात कहती है धारा 19। बात करें धारा 20, ये कहती है कि एक अनुसूची होगी और उस अनुसूची में केवल परिवर्तन केंद्र सरकार करेगी। धारा 21 की बात करें तो धारा 21 ये कहती है कि विद्यालय प्रबंध समिति होगी और धारा 22 कहती है एक विद्यालय विकास समिति होगी और धारा 23 ये कहती है कि जो हमारे शिक्षक उनकी योग्यताएं और शर्तों की बात की गई है। धारा 24 ये कहती है कि शिक्षक के कर्तव्य क्या है उनकी बात करती है और शिक्षकों में शिकायतें कौन कौन सी हो सकती हैं उनका निराकरण, ये बात भी धारा 24 कहती है। धारा 25 ये कहती है कि जो छात्र अनुपात को दर्शाती है कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होंगे। एक आदर्श अनुपात क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितने शिक्षक और छात्र का अनुपात निर्देशित किया गया, उनकी भी इसमें बात की गई है। धारा 26 ये कहती है कि किसी भी विद्यालय के अंतर्गत पद रिक्त नहीं रह सकते, केवल 10% पद रिक्त रख सकते हैं। लेकिन उन पदों अगर उससे ज़्यादा पद हैं
तो उन पदों को 3 वर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार भरेगी, ये बात धारा 26 कहती है। उसके बाद में बात करें, धारा 27 ये कहती है कि किसी भी शिक्षक का गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती या गैर शैक्षणिक कार्यों में उनको नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है, कोई राष्ट्रीय आपदा है, तो उसमें उनको ड्यूटी लगाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई, चुनाव चल रहे हैं, उनमें उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इनके अलावा जैसे जनगणना है तो उनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। और अंतिम धारा 28 से कहती है कोई भी शिक्षक है वह बच्चों को ट्यूशन नहीं करवा सकता, अगर ट्यूशन करवाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इस प्रकार से हमारा अध्याय 4 कंप्लीट हुआ और इसमें धारा 12 से लेकर के 28 तक धाराएं आती हैं और ये 7 अध्यायों में सबसे बड़ा अध्याय है। बाकी के अध्याय बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।